मुस्लिम समाज की तरफ से घोर निंदा की जा रही है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे मदनी साहब की तरफ से एक लेटर जारी होगा, मदनी साहब माफ़ी मांगेंगे समाज से। जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए कहा है कि भाई समाज जो है, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका पागल है, मजनू है, इस तरह के कुछ अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं। आदरणीय जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए, उत्थान के लिए बात करते हैं और बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे वो नेता हैं। वो ऐसी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समाज के नेता वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं, साहब ने मदनी साहब ने मदनी साहब ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं, मदनी साहब कोई आलिम है जहाँ भी ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आदमी, हर राजनीतिक आदमी। राजनीतिक कहाँ, वो तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के कायद हैं। मुसलमानों के कायद तो हैं, लेकिन उन्होंने पीछे राज्यसभा भी वो गए हैं, सांसद पार्लियामेंट में वो रहे हैं, तो राजनीतिक बातें करते हैं। अगर वो समाज के मुसलमानों के कायद और रहनुमा है तो वो राजनीतिक कोई बात ही ना करे। अगर राजनीतिक आदमी है तो वो अपनी बात रखता है। तो मौलाना क्यों पीछे पड़ते हैं, मौलाना क्यों उनके पीछे चलते हैं, क्यों मुसलमान उनके पीछे चलता है? पीछे कोई नहीं चलता। यह एक बात है कि मुसलमान जिसको अपना रहबर रहनुमा मानता है, कायद जो है वैसी साहब को देख ले आप, जहाँ वैसी साहब जाते हैं वहाँ थोड़ी भीड़ नहीं होती, मजमू एक जम में गफीर हो जाता है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है। आप कह रहे हैं कि मदनी साहब जो है कायद नहीं है, और एक सवाल अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को पॉलिटिक्स समझा दी है मदनी साहब ने। क्या ये सही है, गलत है? देखो, पहली बात तो ये है कि सर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एक अच्छे बैरिस्टर भी है और एक मौके के अच्छे लीडर भी है और अच्छे पॉलिटिकल्स भी है, जो कि हर पॉलिटिकल्स की नॉलेज रखते हैं। रही बात ये मदनी साहब को जो है इतनी नॉलेज नहीं है, और रही बात ये जो उन्होंने बात की है, इसकी माफ़ी उन्होंने मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगी तो नहीं मांगी तो उनका जो है उससे ओहदा छीन लिया जाएगा। बिल्कुल छीना। कौन छीनेगा? जमीयत बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, हम जमीयत बड़ी भीड़ है। हम जमीयत से नहीं है, जमीयत हमसे है। उनको ओहदा देने वाले हम लोग हैं। और अगर कोई हमारे लीडर भी तो आपसे देती है। कौन तनख्वाह देता है? हमसे में जाती नहीं, हमसे तनख्वाह लेती है, मस्जिदों से तनख्वाह लेती है, इमामों को पैसा तो से तनख्वाह लेती है। वो खुद डोनेशन इकट्ठा करती है अपने लिए, और वो सारा डोनेशन इकट्ठा करके अपना घर ही तो बना रही हो, कर क्या रही है? और जब हम घर बना रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं इसके बारे में ये आपको बताना चाहूँगा, जो जमीयत का काम है आज ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आप जमीयत का जो काम ग्राउंड पे देखोगे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जमीयत के ओहदेदार बैठे हुए हैं जो घरों में बैठ करके पर्ची बनाते हैं 2-2 रुपए की, और पर्ची बना करके यहीं से अपनी सदारत तय कर लेते हैं। ये कौन सा ये एक उसूल होता है या कोई तरीका होता है? भाई जमीयत का कोई कैंडिडेट अगर आप सदर मुंतखब कर रहे हैं जिले का, आप अवामुन्नास के बीच जाइए, आप उलमाओं के बीच जाइए, उनको जो इंतखाब कराइए। जब आपको अपनी ही इच्छा से सब कुछ करना है, फिर अवाम के बीच में जमीयत का फैसला क्यों लेकर के आते हैं? दोस्तों, मैं शहजाद बदरी, आज हमारी यात्रा पहुंची है पानीपत की ग्रामीण विधानसभा पर। यहाँ से बीजेपी से महिपाल डांडा जी इलेक्शन में है और कांग्रेस से अलग नेता है, अन्य जो है काफ़ी पार्टियों से यहाँ नेता उतरे हैं। लेकिन इसी के बीच हमारे कुछ लोग जो यहाँ एक्टिविटी हैं जो बढ़ा रहे हैं लगातार, उनसे बातचीत करेंगे। किसकी सरकार यहाँ पर बन रही है अब की बार हरियाणा में? हरियाणा में जैसे कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई आ रही है, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है सर, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, देश हित के लिए काम किया है, जिस तरीके से हर स्टेट के उत्थान के लिए काम किया है, तो लोगों की चॉइस और लोगों की पसंद बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि इस पार्टी ने हर गरीब आदमी को नौकरी और उसका मान सम्मान देने का काम किया है। इसलिए हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के काम करने वाली पार्टी। कह रहे हैं किसानों को मुद्दे को लेकर सरकार में कोई इतनी ज़्यादा भरोसामंद सरकार किसानों को नहीं ले पाई, किसानों के हित में बड़ा नुकसान हुआ, धरने प्रदर्शन हुए, इस पर क्या है? देखिए, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। हरियाणा के अलावा पूरे हिंदुस्तान में जहां आपकी कांग्रेस की पार्टी की सरकार अगर आपने देखी हो, वहां जाकर के देखिए कितनी फसलें जो एमएसपी पर खरीदी जाती है। हरियाणा में सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है,
और हमारे किसान भाइयों को जहाँ से उम्मीद लगी कि भाई ये सरकार हमारा भला कर सकती है, तो आदमी का जहाँ से भला होता है वहीं वो धरने भी देता है, वहीं से अपनी मांग भी करता है। तो सरकार के सामने किसानों ने अपनी मांग रखी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसानों की मांग को मानना और मानने के बाद उनका मान सम्मान किया। इस तरह जो है किसान भी आज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, सरकार बनाने में अपना पूरा योगदान करेगा। मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा देना पड़ा, नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। क्या लग रहा है, क्या जो है उनके कार्यकाल जो है ज़्यादा सुस्त पड़ चुका था, क्या वो विफल हो चुके थे, या फिर क्या मजबूरी रही जो अपनी बीजेपी ने चेंज करना पड़ा मुख्यमंत्री? मजबूरी कुछ नहीं है। माननीय मनोहर लाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो एक सनातनी आदमी है, वो हमेशा समाज के भले के लिए काम करते हैं। वो काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि मेरा कार्यकर्ता, मेरे पार्टी का कोई वर्कर जो काफ़ी लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहा है, मैं उसको सीएम की कुर्सी पर बिठाऊं अपने हाथों से। आप किसी अन्य दूसरे दल की पार्टी में जाकर के देखें, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर अपने छोटे कार्यकर्ता को अपने हाथों से बिठा कर मान सम्मान देता है। ये मनोहर लाल जी ने अपनी इच्छा जाहिर करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। मुसलमान बीजेपी से जुड़ा क्यों है? लोगों को तो डराया जाता है कि मुसलमान के लिए बीजेपी बड़ा खतरा है, इसका रीजन क्या है? देखो, ये सब हवाई बातें होती है, दूरदार की बात होती है। अगर आदमी नजदीक से किसी आदमी को देखेगा, एक माहौल खराब करने वाली बातें होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए काम किया है, आप देखिए इतिहास में देखिए, कभी जो कांग्रेस की सरकार रही है वहाँ यूपीएससी की आप जो डिटेल निकालिए, कितने जो है मुसलमान बच्चे यूपीएससी की शिक्षा जो है प्राप्त करते थे, कितने के पेपर पास करते थे। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 51 मुसलमान बच्चों ने जो है यूपीएससी की शिक्षा जो है पास की है। तो मुसलमान शिक्षित हो रहा है, जो है जो शिक्षा से वंचित उसको रखा गया था दूसरी सरकार में, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये वो लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ और सबका विकास करती है। कांग्रेस मुसलमानों को अंदर से डसती भी है और बाहर से मरहम भी लगाती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जो गलत करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे सिख कोई भी हो, अगर गलत करता है इसका जो पनिशमेंट होता है वो पनिशमेंट उसको दिलवाने का काम सरकार करती है। आपको क्या लग रहा है, समाल का सीट है, क्योंकि आप जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, मुस्लिम कम्युनिटी से आने के बाद आप जिला उपाध्यक्ष भी है अल्पसंख्यक मोर्चा से, आप ये कई सीटें जो बराबर में इनको भी देख रहे होंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। जी जी देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अच्छा, समाल का सीट पर किराना से सांसद है समाजवादी पार्टी की इकरा हसन, और यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नेता हैं, दोनों का गठबंधन है। समाल का सीट पर सांसद किराना आपके इलाके से आती है, क्या समाल का सीट बीजेपी पर जा रही है उनके आने के बाद, या जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वो भाजपा पर लगा रही है कि मुसलमानों को जो है उत्पीड़न होता है भाजपा सरकार में, इस पर समाल का सीट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस बार समाल का विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सर्व समाज जितना भी वहाँ रहता है, हम भी वहाँ फील्ड में रहते हैं, इस बार मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में भाजपा को वोट करेगा और कमल के फूल को खिलाएगा। वहाँ लोगों का काम है आने जाने का, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी आज जान चुका है, जागरूक हो चुका है। देखिए, आदमी कहीं भी आप जाइए, भीड़ आपको बहुत देखने को मिलेगी। भीड़ वोट में तब्दील कहाँ होती है वो आपको तब लगेगा पता जिस दिन पोलिंग होगी। आप ये 5 अक्टूबर के देखिए, 5 अक्टूबर में पानीपत जिले की 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटों पर कमल का फूल खिलने जा रहा है। चारों सीटों को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। लेकिन इकरा हसन जहां बताया जाता है अपना कदम रख देती है, वहीं माहौल चेंज हो जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, वो सांसद है किराना से, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हो पाएगा वहां से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने किराना को संभाल ले, वही बड़ी बात होगी उनके लिए। यहाँ संभालने के लिए तो हमारे बहुत सारे नेता है, वो अपने इलाके को संभाल ले, बस वहाँ तक। संभाल तो लिया, सांसद तो बन गए। उन लोगों के काम कराइए ना, वहाँ के यहाँ काम कौन कराएगा? इकरा हसन काम थोड़ी ना कराएगी, काम तो यहाँ लोकल आदमी ने कराना है। वो तो आएगी चली जाएगी। आदमी जागरूक हो चुका है, आदमी वोट वहाँ करेगा जिससे उसने काम लेना है, और काम करेंगे यहाँ लोकल नेता जो यहाँ परमानेंटली। अब देखिए, आप समाल का विधानसभा से पिछली बार कांग्रेस का विधायक था, 5 साल लोग वहाँ पर जो है दर दर की ठोकरें खाते, फिर उनके काम नहीं हुए हैं।
लगातार 5 साल में हिपाल ढाना ने ग्रामीण हलके को साथ साथ में लेके पूरे समाज के हलकों को संभालने का काम किया है। क्योंकि उस विधायक कभी घर पे ही नहीं मिलता था, लोगों की समस्या ही नहीं सुनता था, सारे लोग यहाँ काम कराने के लिए आते थे। तो लोग जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी अब की बार ऐसा विधायक बनाना चाहते हैं जो परमानेंटली जनता के बीच में रहकर जनता की सुनवाई कर सके, जनता का काम करा सके। कहा तो ये जा रहा है कि मनोहर लाल जो है ये जो वहाँ से जो कैंडिडेट है मनोहर भड़ाना, कह रहे हैं कि वो बाहर से आते हैं, पैसा खर्च कर जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। बीजेपी ने तो ऐसा कैंडिडेट उतारा है वहाँ पे, ये मुकाबला एक राशन के लिए हमारा तो है ही नहीं उससे। ये पहले ही यहाँ राजनीतिक दल हैं, पहले भी यहाँ राजनीति कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं, इनका बड़ा प्रभाव है यहाँ। और ये पार्टी है, जिस आदमी को जहाँ चाहे उसको उतार दे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आदमी की जहाँ ड्यूटी लगा दी जाती है परमानेंटली वहीं काम करता है, वहीं वर्क करता है। ये बड़े अच्छे जो है, क्या लगा, कहाँ से हो? इनसे बात करो। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं यही पानीपत से हूँ, गोपाल कॉलोनी, वार्ड नंबर 24। क्या लग रहा है, यहाँ बीजेपी सीट निकाल पा रही है या फिर कांग्रेस? निकाल नहीं पा रही है, बल्कि ये तो पूरी कंफर्म हो चुकी है, निकल चुकी है। अब तो जो है इसका जश्न मनाना बाकी है। आने वाली 8 तारीख में इसका भरपूर जश्न मनाया जाएगा और हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के एक साथ बीजेपी को जिताने जा रहे हैं और बहुत अच्छी बहुमत से जिताएंगे। यानी मुसलमान तो बीजेपी से बड़ा दूर भागता है, आप भी मुसलमान है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो, जो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान के खिलाफ है बीजेपी या बीजेपी ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, मैं उनके लिए एक बात बता देता हूँ। मैंने पहली बाइट में भी, अपनी स्पीच में भी यही बात रखी है कि बीजेपी पार्टी ने आज तक किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया। सबसे पहली बात, टारगेट तो कर रही है कि मुल्ला को काटो, इस तरह की भाषा का तो कोई भी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। ये सब पार्टी के लोगों ने तो किया। ये सब अफवाहें हैं, ये सब कांग्रेस कराती है और वो कांग्रेस बोलेगी बीजेपी के नेताओं से क्या टारगेट करें? नहीं, बीजेपी वाले तो कभी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते। वो सबका साथ, सबका विकास रखते हैं और सबको एक कदम से मिला करके चलते हैं। मुसलमानों के रहनुमा है मदनी साहब, जमीयत उलमा, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म, वो कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म बीजेपी कर रही है। बीजेपी कोई जुल्म नहीं कर रही। को कहते हैं कि ओवैसी जुल्म, ओवैसी को पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो आप। जो मुसलमानों के आप हुक्मरान बता रहे हैं, सच बात तो यह है कि वो खुद बिक चुके हैं। सच बात तो यह है कि वो खुद बिक चुके हैं। कौन बिक? मदनी साहब? हाँ, मदनी वगैरह सब बिक चुके हैं। कहाँ बिके हैं? बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस से। कैसी बात कर रहे हैं? अब जैसे वो मान लो कई जगह पर कह देते हैं कि बीजेपी को वोट देना हराम है, ये सिर्फ एक मुसलमानों को बहकावा देने का तरीका है, मुसलमानों को बीजेपी से दूर करने का तरीका है। तो मुझे मदनी बताइए कि कांग्रेस को देना हलाल है, कौन सी किताब में लिखा है? ये मदनी खुद बिक चुके हैं। अगर मदनी अपने पायदार पर से मजबूती से होते तो मुसलमानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं थी। और रही बात ये बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के हक में वो काम किया है जो आज तक कोई गवर्नमेंट या कोई सरकार नहीं कर पाई है। बीजेपी सरकार ने जो मुसलमानों के बच्चे गलियों में घूमते रहते थे, आवारागर्दी में और बदमाशियों में, शराब में, अय्याशियों में घूमते थे, अब बीजेपी ने उनके हाथों में सब चीजें छुड़ा करके उनके हाथों में किताब दी है, कलम दिया है। बीजेपी सरकार ने तो मंदिर बना दी मस्जिद की जगह, और जो है इस तरह के अटैक हो रहे हैं। ये सब एक मुद्दा बनाने का बहाना है। बाकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये गवर्नमेंट की नजर में सब एक है। ये तो कुछ प्रोपगंडे लोग होते हैं जो इधर उधर की बकवासें करते हैं और आपस में फूट डालते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी ऊपर वाले का नाम लिया जाता है और मस्जिद में भी ऊपर वाले का। एक सवाल लेते हैं, मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी को बोला है कि पॉलिटिक्स का उन्हें पता नहीं, हम उनकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है। क्या मदनी साहब का फैसला नहीं मानोगे आप मुसलमान लोग? देखिए, जो मदनी साहब ने बयान दिया है, इसकी मुस्लिम समाज की तरफ से घोर निंदा की जा रही है। आप कुछ ही दिनों में देखोगे मदनी साहब की तरफ से एक लेटर जारी होगा, मदनी साहब माफ़ी मांगेंगे समाज से। जिस तरीके से उन्होंने समाज के लिए कहा है कि भाई समाज जो है, मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका पागल है, मजनू है, इस तरह के कुछ अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं। आदरणीय जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए, उत्थान के लिए बात करते हैं और बैरिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे वो नेता हैं। वो ओवैसी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। समाज के नेता वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं। साहब ने, मदनी साहब ने,
मदनी साहब ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं, मदनी साहब कोई आलिम है जहाँ भी ठीक है, लेकिन वो एक राजनीतिक आदमी, हर राजनीतिक आदमी। राजनीतिक काम वो तो कह रहे हैं हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के कायद हैं। मुसलमानों के कायद तो हैं, लेकिन उन्होंने पीछे राज्यसभा भी वो गए हैं, सांसद पार्लियामेंट में वो रहे हैं, तो राजनीतिक बातें करते हैं। अगर वो समाज के मुसलमानों के कायद और रहनुमा है तो वो राजनीतिक कोई बात ही ना करे। अगर राजनीतिक आदमी है तो वो अपनी बात रखता है। तो मौलाना क्यों पीछे पड़ते हैं, मौलाना क्यों उनके पीछे चलते हैं, क्यों मुसलमान उनके पीछे चलता है? पीछे कोई नहीं चलता। ये देख बात है कि मुसलमान जिसको अपना रहबर रहनुमा मानता है, कायद जो है वैसी साहब को देख ले आप, जहाँ वैसी साहब जाते हैं वहाँ को थोड़ी भीड़ नहीं होती, मजमू एक जम में गफीर हो जाता है, लोगों का जमावड़ा लग जाता है। आप कह रहे हैं कि मदनी साहब जो है कायद नहीं है, और एक सवाल अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को पॉलिटिक्स समझा दी है मदनी साहब ने, क्या ये सही है गलत है? देखो पहली बात तो ये है कि सर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो एक अच्छे बैरिस्टर भी है और एक मौके के अच्छे लीडर भी है और अच्छे पॉलिटिकल्स भी है, जो कि हर पॉलिटिकल्स की नॉलेज रखते हैं। रही बात ये मदनी साहब को जो है इतनी नॉलेज नहीं है, और रही बात ये जो उन्होंने बात की है इसकी माफी उन्होंने मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगी तो नहीं मांगी तो उनका जो है उससे ओहदा छीन लिया जाएगा। बिल्कुल छीना। कौन छीनेगा? जमीयत बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात है, हम जमीयत बड़ी भीड़ है। हम जमीयत से नहीं है, जमीयत हमसे है। उनको ओहदा देने वाले हम लोग हैं। और अगर कोई हमारे लीडर भी तो आपसे देती है। कौन तनख्वाह देता है? हमसे मस्जिदों में जाती नहीं, हमसे तनख्वाह लेती है, मस्जिदों से तनख्वाह लेती है, इमामों को पैसा तो से जाता है। तनख्वाह लेती है। वो खुद डोनेशन इकट्ठा करती है अपने लिए, और वो सारा डोनेशन इकट्ठा करके अपना घर ही तो बना रही हो, कर क्या रही है? और जब हम घर बना रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं इसके बारे में ये आपको बताना चाहूँगा, जो जमीयत का काम है आज ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। आप जमीयत का जो काम ग्राउंड पे देखोगे, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जमीयत के ओहदेदार बैठे हुए हैं जो घरों में बैठ करके पर्ची बनाते हैं 2-2 रुपए की, और पर्ची बना करके यहीं से अपनी सदारत तय कर लेते हैं। ये कौन सा ये एक उसूल होता है, या कोई तरीका होता है? भाई जमीयत का कोई कैंडिडेट अगर आप सदर मुंतखब कर रहे हैं जिले का, आप अवामुन्नास के बीच जाइए, आप उलमाओं के बीच जाइए, उनको जो इंतखाब कराइए। जब आपको अपनी ही इच्छा से सब कुछ करना है, फिर अवाम के बीच में जमीयत का फैसला क्यों लेकर के आते हैं? ये थे, आज हम मौजूद थे, कुछ सवालात थे जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और फैल रहे हैं लगातार। उन तमाम सवालों के साथ हमने कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लेक्चर्स को और मुस्लिम कम्युनिटी के जो सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं या फील्ड में रहते हैं, इन तमाम लोगों से हमने बात की। मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी पर क्या प्रतिक्रिया दी उसका